अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का आकलन मेथड है कैरियस मेथड। ओके, तो देखो बच्चों, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का एस्टिमेशन करना है, मींस सल्फर का परसेंटेज डिटरमाइन करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नोन अमाउंट को कैरियस ट्यूब में लिया जाता है और इसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मिलाकर इसे अच्छी तरह से बॉइल्ड किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब पूरे सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन मिलाया जाता है। इससे क्या होगा कि जो H2SO4 है वो BaCl2 से रिएक्ट होके बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। इस प्रेसिपिटेट को छानकर इसको अच्छी तरह से वॉश करके और फिर ड्राई करके इसका वेट ले लिया जाता है। तो BaSO4 का जब वेट मिल जाता है फिर इसके लिए एक रिलेशन यूज होगा सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करने का। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ यही लिखा है कि नोन अमाउंट या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन कैरियस ट्यूब। मैंने अभी आपको बताया कि कैरियस ट्यूब में इसको अच्छी तरह से हीटेड किया जाता है। द सल्फर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2SO4 which is then precipitated as BaSO4। सल्फर पहले चेंज हुआ H2SO4 में और उसे हमने BaCl2 को ऐड करके BaSO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड कर लिया बाय एडिंग एक्सेस ऑफ BaCl2 aqueous। द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड वेड। इस तरह से उसको अच्छी तरह से धोया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उसका वेट लिया जाता है। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालते हैं, संपूर्ण सल्फर H2SO4 में बदल जाता है। ऐसा करने से अब विलयन में BaCl2 एक्वस मिलाते हैं, इससे BaSO4 का अवशेप आता है। इस अवशेप को छानकर धोकर तौल लेते हैं। पहले ये रिएक्शन में लिखी है, ये सल्फर है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, किसी भी फॉर्म में है वो सल्फर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आपने उसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया, जितना सल्फर था ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कन्वर्टेड हो गया H2SO4 में। फिर हमने उसमें लिया BaCl2, तो ये मिला हमें क्या, BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके, वॉश करके, ड्राई करके फिर इसका वेट ले लिया जाता है और फिर ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर 32/233, मतलब इतने ग्राम BaSO4 में इतना ग्राम सल्फर होता है, तो कितना BaSO4 है उसमें कितना सल्फर होगा, तो ये कितने में आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की W अमाउंट जो भी दी गई है इनटू फिर 100 में कितना होगा, मींस मास ऑफ BaSO4 जो कि हमें यहां से मिल जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम नोन अमाउंट ले रहे हैं मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फिक्स होता है। तो ये है इसका फॉर्मूला जिससे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। समझ गए बच्चों कि ये है 32/233 गुणा BaSO4 का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100। इससे हमें सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये है क्वेश्चंस जिसमें हमें इस तरह से की है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और बेरियम सल्फेट की। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आ जाए हम कि BaSO4 मास जो है, मास ऑफ BaSO4 वो कितना है 0.932 ग्राम। ठीक है, फिर है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये है हमारे पास 0.32 ग्राम। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32/233 इनटू मास ऑफ BaSO4 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये हो जाएगा 32/233 इनटू मास ऑफ, ठीक है, यहाँ है मास ऑफ द कंपाउंड HNO3 देन BaCl2 0.32 ग्राम BaSO4। ओके, तो ये हो जाएगा 0.32 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बच्चों, हीटेड किया गया है 0.32 ग्राम इनटू 100।
तो ये है इसका परसेंटेज, कैलकुलेट करें आप। दूसरे परसेंटेज में देखो आपको कि 32/233 इंटू 0.2595 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.35, तो 0.35/2595 इंटू 100। यहाँ पर सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करें, देखिए कितना परसेंटेज आ रहा है। तो पहले में तो आ रहा है 40.0% और दूसरा एग्जांपल है और उसमें आ रहा है 18.25%। ओके, तो इसे आप कैलकुलेट करें। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में और ये है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आकलन। और इसके लिए भी जो मेथड यूज होती है वो है कैरियस मेथड। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करना है उसकी नोन अमाउंट को कैरियस ट्यूब में लेते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं और अच्छी तरह से हीटेड करते हैं। इसके बाद इसमें मिलाया जाता है मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर जो होता है ये होता है MgSO4 + NH4OH + NH4Cl। ऐसा मिलाने से हमें जो फॉस्फेट मिलता है वो है MgNH4PO4, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके, वॉश्ड करके, ड्राई करके और फिर इसको इग्निटेड किया जाता है, इसका इग्निशन किया जाता है। ऐसा करने से लास्ट में एक मेटल बचता है और वो होता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसका वेट कैलकुलेट कर लिया जाता है, ये कितना मिला। ओके, तो देखो क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, देन ऑल फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज्ड इनटू फॉस्फोरिक एसिड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी फॉस्फोरस था वो किस में चेंज हो गया बच्चों, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में। अब ये जो नोन अमाउंट थी इसमें से फॉस्फोरिक एसिड मिला, फिर इसको प्रेसिपिटेटेड किया जाता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में बाय एडिशन ऑफ मैग्नीशियम मिक्सचर MgSO4 NH4OH NH4Cl। इसका मिक्सचर मिलाने से जो फॉस्फोरिक एसिड है वो चेंज हो गया मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट में। इस प्रेसिपिटेट को वॉश्ड किया जाता है, वॉश्ड करने के बाद ड्राई किया जाता है, फिर इग्निटेड किया जाता है, जलाया जाता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसका वेट नोट कर लिया जाता है कितना आया। इसको वेट करके और इसकी अमाउंट या इसका मास कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे रिलेशन यूज करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉस्फोरस का। ओके, तो समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक को पहले सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ऐसा करने से कार्बनिक यौगिक में जितना भी फॉस्फोरस था वो चेंज हो जाता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में। फिर इसमें मिलाया जाता है मैग्नीशियम मिक्सचर MgSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। ऐसा करने से फॉस्फोरिक एसिड अमोनियम ये चेंज हो जाता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में। इस फॉस्फेट को जो है मतलब इस प्रेसिपिटेट को, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, इस प्रेसिपिटेट को छानकर धोकर फिर से जलाया जाता है। ऐसा करने से मिलता है Mgp2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसका वेट ज्ञात कर लिया जाता है, इसकी मात्रा ज्ञात कर ली जाती है, इसका मास कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें आपने नाइट्रिक एसिड मिलाया, वो फॉस्फोरिक एसिड में चेंज हुआ, फिर मैग्नीशियम मिक्सचर मिलाया गया। ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम मिक्सचर। तो हमें ये प्रेसिपिटेट आ गया PPT के फॉर्म में। इस PPT को फिल्टर किया, ड्राई किया और इसके बाद इग्निटेड किया तो मिला मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये वेट कैलकुलेट करके फिर फॉस्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि फॉस्फोरस को हमने जो है Mg2P2O7 के फॉर्म में जो है उसका वेट कैलकुलेट कर लिया, फॉस्फोरस को इस फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो अब परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैसे कैलकुलेट करें, तो ये फॉर्मूला है 62/222, मतलब इतने ग्राम Mg2P2O7 में 62 ग्राम फॉस्फोरस है। ओके,
तो इनटू मास ऑफ Mg2P2O7 इतने ग्राम में, ठीक है, ये हो गया किसका मास, Mg2P2O7 अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया था तो इनटू 100, मतलब इतने ग्राम फॉस्फोरस इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो 100 ग्राम में क्या होगा। ओके, समझ गए बच्चों। 62/222 इनटू Mg2P2O7 का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100, ये फॉर्मूला है जिससे हम फास्फोरस का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर आता है ये है क्वेश्चन 1.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ फास्फोरस गिव 2.509 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। समझ गए बच्चों कि 1.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 2.5090 ग्राम, ठीक है, Mg2P2O7 प्राप्त होता है तो फास्फोरस का परसेंटेज क्या होगा। तो देखो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम कि फास्फोरस का परसेंटेज 62/222 इनटू मास ऑफ ये है, तो देखो आप इसमें ये मिला हमें Mg का मास Mg2P2O7 का 2.5090 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है तो ये है 1.5 इंटू 100। ओके, इससे ना फास्फोरस का परसेंटेज आ जाएगा जो आ रहा है 46.7%। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आकलन। ओके, तो इसमें 2 मेथड्स यूज होंगी, एक तो ये है ड्यूमो मेथड और एक होगी जेल्डोल मेथड। मैं ड्यूमो मेथड फर्स्ट ले रहा हूं, तो ड्यूमो मेथड लिखा है कि ये जो मेथड है बच्चों ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होती है जिनमें नाइट्रोजन होती है। यही मैंने लिखा है कि दिस मेथड यूज फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब होता क्या है इसमें, तो इस मेथड में क्या किया जाता है बच्चों कि नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एक ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है, और इसको हीटेड किया जाता है विद CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। मतलब है कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है उसे एक ट्यूब में लेते हैं और उस ट्यूब में क्या किया जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्सिस में मिला दिया जाता है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रखा जाता है वो होता है CO2 का। एयर की प्रेजेंस में नहीं करते क्योंकि एयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो ऐसा CO2 के एटमॉस्फेयर में हीटेड किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितना कार्बन है वो तो चेंज हो गया CO2, हाइड्रोजन चेंज हो गया H2O, और जितना नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है N2 में। कार्बन को तो KOH, कार्बन CO2 को तो KOH से एब्जॉर्ब करके अलग कर दिया जाता है, H2O को एनहाइड्रस Cl2 से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो बचती है गैसियस मिक्सचर उसमें रहता है नाइट्रोजन। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, तो इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फिर से नाइट्रोजन में चेंज किया जाता है और इसके लिए ऑर्गेनिक का वो जो गैसियस मिक्सचर है उसे कॉपर के एक वायर स्पाइरल में पास किया जाता है जिससे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो देखो इस तरह से लिखा है कि दिस मेथड यूज फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, द नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड विद एक्सेस ऑफ CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ओके, CO2 का एटमॉस्फेयर क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम एयर का एटमॉस्फेयर ले लें तो एयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन है तो हम फिर सही अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे नाइट्रोजन की, CO2। देन ऑल नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस, किसमें चेंज हो जाती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस में। If any oxide of nitrogen is set free, अगर मान लो कहीं कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बन जाते हैं या ऑक्साइड ऑलरेडी थे और वो फ्री होते हैं तो इट इज रिड्यूस्ड बैक इनटू नाइट्रोजन गैस, किसमें चेंज कर दिए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस में, बाय पासिंग इट ओवर कॉपर स्पाइरल। फिर इसको जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को
कॉपर की प्रेजेंस में हीटेड करने से वो फिर से नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। मतलब हम ऐसा लिखें कि ये है नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने CuO की प्रेजेंस में हीटेड किया तो नाइट्रोजन चेंज हो गया N2 गैस में और कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड फ्री हुए, सम ऑक्साइड फ्री। ओके, अब ये जो ऑक्साइड अगर बन भी गया है बच्चों तो इसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कॉपर स्पाइरल के ऊपर प्रवाहित करते हैं, मतलब पास किया जाता है नाइट्रोजन स्पाइरल में। पास करने से तो जितना नाइट्रोजन का ऑक्साइड था वो फिर से चेंज हो जाता है किसमें, N2 में। तो टोटल कितना N2 मिला। ओके, इसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इसे चेंज कर लिया जाता है NTP में। अभी हम आगे देखेंगे कैलकुलेशन, यहां तक नोट करें। तो समझे बच्चों कि इस विधि में, ये विधि उन सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयोग की जा सकती है जिनमें नाइट्रोजन होती है, चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो, नाइट्रो हो, डाईएजो हो, एजो है, ये सब के लिए यूज होती है। ओके, इस मेथड में क्या किया जाता है कि कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को CuO की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसे अधिक में लेते हैं जितनी जरूरत है। ठीक है, इससे कार्बनिक यौगिक का जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस में बदल जाता है और कुछ मात्रा में अगर ऑक्साइड बनते हैं तो इस पूरे गैसीय मिश्रण को कॉपर में प्रवाहित करके पुनः N2 में बदल लिया जाता है। समझ गए ना कि हमें CuO की प्रेजेंस में गर्म करते हैं कार्बनिक यौगिक को, इसके लिए CO2 का एटमॉस्फेयर लिया जाता है बच्चों, CO2 का वातावरण रखा जाता है, वहां नॉर्मल एयर नहीं होती क्योंकि नॉर्मल एयर में क्या है, नाइट्रोजन, ऐसे में रिजल्ट गलत आ सकते हैं। ओके, तो वहां केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड और CO2 ये होता है और CuO की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। ऐसा इसके साथ गर्म करने से क्या होगा, जितना कार्बन है CO2 में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना हाइड्रोजन है H2O में चेंज हो जाता है और जितनी नाइट्रोजन की वो N2 गैस बन जाती है। अगर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन भी जाते हैं तो उसे कॉपर द्वारा पुनः N2 में बदल लिया जाता है। नाइट्रोजन हो गई कार्बनिक यौगिक की CuO की प्रेजेंस में आपने हीट किया, बन गई नाइट्रोजन गैस और कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को Cu की प्रेजेंस में कॉपर में गर्म किया जाता है तो ये निकलाती है नाइट्रोजन। इस तरह से यहाँ जो नाइट्रोजन मिली इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने में। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है 28/22400। ठीक है, ये V ml में है, V2/W × 100। ध्यान रखें कि यहाँ V2 है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस विच ऑब्टेन इन ड्यूमा मेथड एट NTP और ये होगा ml में। ध्यान रखें, मतलब ये है कि N2 का, ठीक है, NTP पर मिला, ठीक है, आयतन जो कि ड्यूमा मेथड से मिलेगा उसे हम NTP पर लेंगे। डायरेक्ट NTP दे रखा है तो आप V2 रख दें। W तो हो गया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक की मात्रा। ये क्या है बच्चों, कार्बनिक यौगिक की मात्रा कि आपने कितना लिया हुआ है। अब क्या होता है कि डायरेक्ट कहीं पर V2 ना दे रखा हो, एट अदर कंडीशंस, तब आप एक फॉर्मूला लगाओगे P1 V1/T1 = P2 V2/T2। P1 क्या है, ये है टोटल जो भी प्रेशर आपको दे रखा है ड्यूमा मेथड में, उसमें से वाटर का वेपर प्रेशर माइनस करोगे। ये कई बार ऐसा लिखा होता है बच्चों एक्वस टेंशन के फॉर्म में, जल तनाव। ठीक है, तो आपको वेपर प्रेशर जल का वाष्प दाब लेना है, का वाष्प दाब, और जो P टोटल है बच्चों ये है, ठीक है, N2 का दिया गया आयतन, जितना भी N2 का आयतन दिया गया है, सॉरी N2 का दिया गया दाब, क्या है बच्चों, दिया गया दाब, वो V1 उस समय N2 का क्या वॉल्यूम है जो कि आपको ड्यूमा मेथड में दे रखा होगा कि इतना ml नाइट्रोजन मिल रहा है। समझ गए बच्चों कि प्रायोगिक परिस्थिति में N2 का क्या आयतन मिला। T1 क्या टेम्परेचर है उस एक्सपेरिमेंट का, V2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड NTP, तो हम इसे NTP में चेंज करेंगे जो यहाँ यूज करेंगे, P2 760 mm या 180 mm।
ये डिपेंड करेगा ये किस यूनिट में, ध्यान रखें ये जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट के हिसाब से यहाँ P2 लेना होगा। अगर ये mm में है तो ये हम 760 mm रखेंगे, ये ATM में है तो ये ATM में, और T2 273 केल्विन। इससे हम V2 कैलकुलेट करेंगे, V2 को फिर यहाँ पुटअप करेंगे जिससे हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सॉल्व करना। अब देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं। ड्यूमा मेथड में 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से 50 ml नाइट्रोजन एट 300 केल्विन में मिलती है और 715 प्रेशर मिलता है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि ये लिखा है कि ड्यूमा मेथड में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ड्यूमा विधि में 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 50 ml N2 300 केल्विन ताप तथा 715 pp दाब mm दाब में मिलती है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि P1 कितना है, तो देखो बच्चों P टोटल माइनस PH2O, मैंने अभी ये रिलेशन बताया है। P टोटल आपको दे रखा है 715, ओके, उसमें से वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है कॉन्स्टेंशन 50, तो ये कितना हो गया बच्चों 700, ओके। V1 में आप देखो कितना ml वॉल्यूम है 50 ml, आपने लिख दिया यहाँ 50 ml। T1 आपको दे रखा है 300 केल्विन। P2 कितना यूज करोगे, तो देखो ये mm में है बच्चों 715 mm, ओके, तो हम इसे 760 mm लेंगे। T2 जो है बच्चों वो होगा 273। बस अब हम यहाँ आ जाए, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ओके। P1 700 V1 50 300 इक्वल टू यहाँ हो गया 760 इंटू V2 अपॉन 273, ओके। तो V2 इक्वल टू देखो बच्चों कितना आता है, ये V2 पहले आप इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करें, आप देखेंगे कि V2 आ रहा है 42 ml, ओके। बस अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, नाइट्रोजन परसेंटेज 28 अपॉन 22400 इंटू ये था हमारे पास 42, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बच्चों 0.3 इंटू 100, ये जो परसेंटेज इससे कैलकुलेट करेंगे अब इसका, तो ये हो गया आपके पास, ये आ रहा है 17.5%, ये आ गया नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। पहले आपको ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दी हैं, टोटल प्रेशर दिया है, वाटर का वेपर प्रेशर दिया है बच्चों, P1 कैलकुलेट किया, V1 आपको वॉल्यूम दे रखा था, आपने देखा 50 ml है, T1 300 केल्विन टेम्परेचर था, P2 आपने वही प्रेशर की यूनिट ली जो इनिशियल P1 है जिस यूनिट में, या P टोटल है जिस यूनिट में, एक्सटेंशन है जिस यूनिट में, T2 273 ने का, फिर आपने इससे V2 कैलकुलेट कर लिया NTP। V2 यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, ओके। तो V2 आ गया, V2 को पुटअप किया, इसको सॉल्व किया, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया। तो यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें तो सीधा सीधा आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ W इक्वल टू है 0.5 ग्राम, V2 देखो बच्चों कितना है 31.0 ml। बस हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया है 28 अपॉन 22400 इंटू 31 अपॉन 0.5 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करने में आएगा ये 15.5%, ओके बच्चों, ये आ रहा है 15.5%। तो ये था ड्यूमा मेथड। समझ गए होगे आप अच्छी तरह से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटेड करके उसका जितना नाइट्रोजन था उसे N2 के फॉर्म में ले आते हैं, फिर उस N2 को कलेक्ट करके और उसे NTP पर चेंज करते हैं, और फिर नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो मैंने फॉर्मूला बताया कि 28/2440 ml इंटू V2 मतलब क्या हो गया यहाँ पर बच्चों कि नाइट्रोजन का NTP पर वॉल्यूम अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट इंटू 100।
अगर नॉर्मल कंडीशन में दे रखा है तो N1 ठीक है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से V2 कैलकुलेट कर ले, फिर ये फॉर्मूला यूज कर ले। तो ये था ड्यूमा मेथड। आगे जो नाइट्रोजन की मेथड है जेल्डोल मेथड और ऑक्सीजन का एस्टिमेशन, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हैं जेल्डोल मेथड के। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू। ओके।